नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। वैज्ञानिकों ने इसकी चेतावनी जारी कर दी है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और सरकार बार-बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, तो वहीं वैक्सीन लगवाने की अपील भी की जा रही है। इंडिया न्यूज भी सभी दर्शकों से अफवाहों पर ध्यान न देकर टीका लगवाने की अपील कर रहा है। इसलिए आपकी सेहत की फिक्र करते हुए हमने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी है तो हमारे खास शो में डॉक्टर से आप सीधे बात कर सकते हैं। आप वैक्सीन या कोरोना संबंधित जानकारी भी डॉक्टर से ले सकते हैं। शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको हम बताते हैं कि दूसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं। ग्राफिक्स के जरिए एक नजर उन पर डालते हैं। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए लगातार सरकार और प्रशासन की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो पाए। कोविड देखभाल केंद्रों में बढ़ोतरी की गई है। कोविड संक्रमण आकलन के लिए सर्वे भी जारी किया गया है ताकि जो एक्चुअल स्थिति है उसके बारे में पता चल सके। ई संजीवनी और टेली परामर्श सेवाएं शुरू की गई हैं। टेली मेडिसिन की भी शुरुआत की गई है ताकि लोगों के लिए मेडिसिन इजीली अवेलेबल हों। हरियाणा ग्राम सामान्य स्वास्थ्य जांच योजना की शुरुआत की गई है। क्योंकि अब गांव में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे में कोशिश यही हो रही है सरकार की तरफ से कि गांव में भी तमाम वो सुविधाएं लोगों को दी जाएं। गरीबों को मुफ्त चिकित्सा की सुविधा रखी गई है। ऑक्सीजन हेल्पलाइन की स्थापना की गई है सरकार की तरफ से। टीकाकरण अभियान पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हों। तो ये कुछ ज़रूरी कदम जो सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। दूसरी लहर को कैसे हराया है और तीसरी लहर के लिए क्या तैयारी है वो आप ग्राफिक्स के जरिए देख भी सकते हैं। डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। सभी जिलों के अस्पतालों में 24,000 से ज़्यादा कोविड बेड की सुविधा रखी गई है ताकि किसी भी क्राइसिस के समय में लोगों को ईजिली बेड अवेलेबल हों। वहीं अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस में बेड की क्षमता भी बढ़ाई गई है ताकि बेड को लेकर कोई किल्लत ना आए, लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं आवश्यक उपकरण दवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। चूंकि देखा हमने कि कई जगहों पर ऐसी दिक्कतें भी सामने आई कि लोगों को प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल पाई। बहुत से लोगों को जो आवश्यक उपकरण होने चाहिए कोरोना के समय पर वो मुहैया नहीं हो पाए। तो ऐसे में ये तैयारी यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई है। चिकित्सा और पैरामेडिकल कर्मियों की भर्ती की गई है। 1000 से ज़्यादा लोगों की भर्ती की गई है। आशा वर्कर्स ने घर घर जाकर सर्वे किया है। तो ऐसे में कोरोना काल में आशा वर्कर्स की ड्यूटी जो है वो बहुत अहम रही है। आशा वर्कर्स ने घर घर जाकर सर्वे किया है। 13 मिलियन लोगों की जांच की गई है। तो ये आंकड़ा सामने आया है कितने लोगों की जांच की गई। कोरोना काल में 13 मिलियन लोग ऐसे रहे जिनकी जांच की गई है। 450 मोबाइल स्वास्थ्य टीमें बनाई गई हैं। मोबाइल चूंकि हर घर में अवेलेबल होता है, हर आदमी के हाथ में होता है, तो ऐसे में मोबाइल के जरिए भी लोगों को कोरोना काल में जो भी ज़रूरतें हैं उनकी वो पूरी हो पाएँ, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। राज्य और ज़िला स्तरीय निगरानी समितियों का गठन किया गया है सरकार की तरफ से। स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपॉइंटमेंट्स की गई हैं। गरीब परिवारों को 5,000 रुपये देने की बात कही गई। 27 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त में अनाज मुहैया करवाने की बात कही गई। क्योंकि रोजी रोटी का एक संकट भी कोरोना काल में देखने को मिला है। नवंबर 2021 तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा। अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज भी मुफ्त किया जाएगा। तो हर ओर से कोरोना काल ने अपना प्रभाव डाला है। लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। तो ऐसे में सरकार की तरफ से कोशिश ये की गई है कि कोई भी इंसान भूखा न रहे। कोविड-19 इलाज को आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ा गया है। और हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल जुड़ गया है। डॉक्टर कपिल शर्मा डेंटल सर्जन हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शैलेंद्र ममगाई शैली पीएमओ हैं कैथल के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर कपिल शर्मा,
आपका मैं सबसे पहले रुख करना चाहूँगी। आप चूँकि डेंटल सर्जन हैं तो लाजमी हो जाता है कोरोना काल में किस तरीके से जो ओरल हेल्थ है, जो लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी बहुत सारी ऐसी संख्या है लोगों की जो ओरल हेल्थ के लिए नहीं है उतना अवेयर। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना काल में एज अ डेंटल सर्जन कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज हरियाणा का धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कोविड में ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है ताकि लोगों को घर बैठे जानकारी मुहैया हो सके। अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन पे कि कैसे लोगों को अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रख के कोविड में अपना बचाव कर सकते हैं। अब हम सब लोगों के लिए कोई ब्लैक फंगस, येलो फंगस ये कोई पुराना नाम नहीं है, अब ये मतलब नया नाम नहीं है। अब सब लोग जानते हैं अगर हमारी ओरल कैविटी बहुत अच्छी हेल्दी रहेगी तो हम कोरोना के पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स होते हैं, पोस्ट कोविड जो उसके रिजल्ट्स हैं, जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उससे बचा जा सकता है। अब अगर जैसे किसी को डायबिटीज है तो डायबिटिक पेशेंट्स को सबसे ज्यादा ये ध्यान में रखने की बात कि उनको गम्स और पायरिया की प्रॉब्लम ना हो। उनको अगर गम्स और पायरिया की प्रॉब्लम है तो रेगुलर डेंटल चेकअप कराएं ताकि और उस पायरिया की प्रॉब्लम जो है उसका निदान कराएं। क्योंकि अगर हमें कोविड होता है और हमें साथ में पेरिडोंटल गम्स की प्रॉब्लम रहती है तो हमें कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है, उसके चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अगर किसी को कोई कार्डियक पेशेंट्स हैं जिनको अगर ऐसा रहता है कि वो ऑलरेडी कार्डियक पेशेंट है, उनको एंजियोप्लास्टी हुआ है, उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, तो उनको पहले डॉक्टर से अभी चेकअप ले लेना चाहिए। क्योंकि अभी हम सब लोग थर्ड वेव की वेट कर रहे हैं कि वेट आने वाली है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई ओरल कैविटी में कोई ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं ऑलरेडी जो हमें अभी नहीं पता है, और अगर हम वो चेकअप से पहले ही डायग्नोज कर सके तो हम जो कोविड की कॉम्प्लिकेशंस है उनको रोक सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और जो भी दर्शक सुन रहे होंगे ज़रूर इस बात का वो ख्याल रखेंगे। डॉक्टर शैलेंद्र ममगाई शैली, आपके पास मैं आना चाहूँगी। देखिए, आप पीएमओ हैं, कैथल की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और साथ ही साथ आप प्रदेश में चूंकि अब मामले बढ़ने भी शुरू हो गए हैं, कई जगहों पर हमने देखा कई राज्यों की स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कमेंट इसी पर चाहूँगी कि हरियाणा की इस सिचुएशन को कोरोना काल में आप कैसे देख रहे हैं और स्पेशली कैथल पर अगर हम नज़र डालें। देखिए, आज हम कैथल की अगर तुलना करें तो हमारे यहाँ जो सिविल अस्पताल का मैं पीएमओ हूँ, यहाँ एक भी केस जो कोरोना से पीड़ित नहीं है और अब हमारे वार्ड में एक भी मरीज नहीं है ऐसा जो ऑक्सीजन पे हो या कोरोना से पीड़ित हो। तो इससे लगता है कि हम लगभग कैथल के हिसाब से देखिए कोरोना वेव को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अंदेशा बना हुआ है और हमने इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि हमने निश्चिंत हो जाना है और हमारा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे मैंने बार बार कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन लगने का मतलब ये नहीं है कि आप अमर हो गए हैं, अब आपको कोई नहीं मार सकता। कोरोना वैक्सीनेशन होने के बाद भी आपने बाकी जो सावधानी है जो राज्य सरकार केंद्र सरकार ने दी है उनका पालन करना है। जैसे आपने उचित तरीके से मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है जो सामाजिक दूरी की गई है, और आपने समय समय पर न्यूनतम 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग करना है ताकि आप इसके संक्रमण से बचे रहें। और सबसे बड़ा मैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से ये हरियाणा की जनता को बताना चाहता हूँ, ये मास्क मेरे पास है, इस मास्क को लगाने का तरीका बहुत ज़रूरी है। आपने इसको इस तनी से पकड़ना है, ये नया मास्क है इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ ऐसे, और आपने ऐसे करके लगा के ऐसे करके कान में लगाना है ताकि आपकी ये वाला पोर्शन है नाक का ये अच्छी तरह ढका हो और आपकी ये ठोडी बुरी तरह ढकी हो। अगर ये ढकी नहीं होगी तो संक्रमण जो है वो इधर उधर साइड से या इधर उधर से वो आपके अंदर जा सकता है और आप कोरोना संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। तो मेरा इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से जो कि करोड़ों दर्शकों तक देखा जाता है पूरे देश में और विदेश में भी, ये मेरी जनता से अपील है कि वे कोरोना को हल्के में न लें और खास तौर पर उस दुश्मन को जो नजर नहीं आ रहा है, जो अदृश्य है जी। जो अदृश्य दुश्मन है वो ज्यादा खतरनाक है, वो पता नहीं किधर से वार करे। जीवित होता, शरीर होता, उसका शरीर होता तो हम गोली मार देते। तो मेरी जनता से अपील है कि इन सावधानियों का जरूर पालन करें, तभी हम कोरोना को हराने में सफल हो पाएंगे। फिलहाल डॉक्टर शैलेंद्र आप सही कह रहे हैं और देखिए हम दिशा निर्देशन में काम कर रहे हैं और हम वैक्सीन
ठीक है, देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, लोगों को अभी भी मास्क पहनने का सही तरीका नहीं पता है। डॉक्टर शैलेंद्र, आपको टीवी की स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे उन्होंने मास्क पहनकर दिखाया कि ऐसे आप मास्क पहने तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनअवेयर हैं, उनको नहीं पता है कि कोरोना के जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको कैसे उसका पालन करना है। डॉक्टर कपिल शर्मा, आपके पास मैं आना चाहूँगी। देखिए, पहले भी डेंटल को लेकर या फिर बहुत सारे इश्यूज सामने आए, लेकिन इसी बीच हमने देखा कि जबड़ों को लेकर बहुत सारी समस्याएं कोरोना काल में आई हैं लोगों के, बहुत सारी नई बीमारियां भी पनपी हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? मैम, जैसे पोस्ट कोविड जो हमारा कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको उसमें हमें सबसे पहले पेशेंट्स को ये समझना होगा कि अगर हमें कोविड से रिकवर करते हैं तो कोविड से रिकवर करने के बाद हमें अपना टूथब्रश इमीडिएटली बदल देना चाहिए। अगर हम कोविड से पहले वाले ब्रश को ही कोविड के बाद भी यूज कर रहे हैं तो उससे हमारे कोविड के जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं पोस्ट कोविड। एक चीज, दूसरी चीज, सबसे पहले पेशेंट को क्या होता है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में, जो ओरल कैविटी से लेके जबड़े में मसूड़ों में सोजन आने शुरू हो जाता है। मसूड़ों में सोजन आने लगता है तो धीरे धीरे दांत हिलने लग जाते हैं, उनसे पस आनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। तो हमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हमें अगर ऐसे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी शीघ्र हमें डेंटल सर्जन को दिखाना चाहिए, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाकर उसके लिए जो निदान हो सकता है उसके लिए जाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर कपिल शर्मा, आप सही कह रहे हैं। इसी बीच देखिए हमारे साथ दर्शक भी जुड़ना शुरू हो गए हैं। धर्मवीर, एक दर्शक हिसार से हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर जी, आपका बहुत स्वागत है, आपका क्या सवाल है? सवाल ये है मैडम जी, मैं ये कोरोना का टीका लगवाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी एक मोटी समस्या ये है कि मेरे का अक्सर बीपी हो जाता है और उसकी मैं दवाई भी खा रहा हूँ। मेरी उम्र 62 ईयर है जी, और मेरे कोई बीमारी नहीं है किसी प्रकार की। डॉक्टर शैलेंद्र मंगाई, देखिए बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर। लगातार इस शो में की भी अगर हम बात करें तो बहुत से लोगों के जो कॉल्स आते हैं वो इसीलिए आते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि किसी को बीपी की समस्या है, कोई डायबिटिक है, तो वो वैक्सीन ले या ना ले, इसको लेकर बड़ी दुविधा रहती है। हम लगातार लोगों को समझाते हैं, इस केस में भी अभी यही नज़र आ रहा है कि वैक्सीन इनको ज़रूर लेनी चाहिए, अपनी दवाइयाँ ये कंटिन्यू रख सकते हैं। आपकी क्या राय है? देखिए धर्मवीर जी, इस कोरोना की इस महामारी में आपका धर्म यही बनता है कि आप उच्च रक्तचाप, जैसे आपने हाई ब्लड प्रेशर कहा, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके शरीर के अन्य अंगों पर असर डालती है। इसको कोमॉर्बिड कंडीशन कहते हैं। इसी तरह मधुमेह की बीमारी है या किसी का कोई जिगर या किसी का गुर्दा बदला गया है जिसे ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपण किया गया है, ऐसा किया गया है। इस तरह की जितनी बीमारियां हैं ये कोमॉर्बिड कंडीशन में आती हैं, सहरोगणता में आती हैं। और जिसको भी ये बीमारी है उसको तो ये निसंकोच लगवाना है बिना डर के, और प्राथमिकता के आधार पर लगाना है। क्योंकि हम जानते हैं, हम सभी पता है हमें कि जो कमज़ोर देश होता है या कमज़ोर व्यक्ति होता है, कमज़ोर व्यक्ति पे बीमारी आक्रमण करती है और कमज़ोर देश पे पड़ोसी देश आक्रमण करते हैं। तो अगर आपका शरीर पहले से किसी बीमारी से संक्रमित है, किसी बीमारी से प्रभावित है, जैसे उच्च रक्तचाप आपने कहा, ब्लड प्रेशर की बात की, या किसी को मधुमेह अथवा शुगर की बीमारी है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका ये धर्म बनता है धर्मवीर जी कि आप ये टीका जरूर लगवाएं। जब भी आप टीका लगवाएंगे तभी आपने धर्म का पालन कर पाएंगे और तभी आप कोरोना से लड़ने में वीर साबित होंगे। तो धर्मवीर जी, आप टीका जरूर लगवाएं और जल्दी से जल्दी लगवाएं। आपको तो बल्कि जो जिसको ऐसी कोई तकलीफ नहीं है उससे पहले लगवाना है। जी मैडम। बिल्कुल, देखिए बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन को लेकर जिन भी लोगों के सवाल हैं वो ज़रूर इस डॉक्टर की राय को ज़रूर याद रखें कि वैक्सीनेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन अगर आप नहीं करवाते हैं तो आप हाई रिस्क पर रहते हैं, किसी भी बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं तो ये खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर कपिल शर्मा, हम बात कर रहे थे पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स की, तो आप उस पर और क्या डिटेल्स देना चाहेंगे? पोस्ट कोविड इफेक्ट्स को अगर हम मिनिमाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे डाइट को सुधारना होगा, हमारी इम्यूनिटी के लिए वर्क करना होगा। डाइट को सुधारने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड और प्रोटीन वाली चीज़ें खानी होंगी, जिससे हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी लेवल है वो स्ट्रॉन्ग हो। हमें धूप का सेवन करना होगा ताकि हमारी बॉडी में विटामिन डी जो है वो प्रचुर मात्रा में बने और विटामिन डी की कभी कोई डेफिशिएंसी ना रहे। अगर हम पोस्ट कोविड इफेक्ट्स को कम करना चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स ना रहें, तो हमें प्रतिदिन योगा
और रेगुलर एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पे बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान देना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स किसी को भी परेशान ना करें, तो हमें आज से ही अपनी दिनचर्या में योग को और अपनी डाइट को अभी से सुधारना होगा, ताकि जब तीसरी लहर आए और किसी को भी कोविड होता है उसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके। जी ठीक है। इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ कैथल से जुड़ गए हैं। मोहन जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो जो हॉस्पिटल में मरीज इलाज करवाने के लिए आते हैं, पीछे एक वीडियो भी वायरल हुआ, डॉक्टर द्वारा बदतमीजी की गई, मारपीट की गई। इस दौरान उस पर उन डॉक्टर के विरुद्ध तो कोई कार्रवाई देखी नहीं गई। तो इस हालात में मरीज कैसे तो हॉस्पिटल में आएंगे? खुद एक इतने ओहदे के जो हॉस्पिटल के जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा ये मामला सामने आया था, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई दिखी नहीं गई। लेकिन कल एक मामला सामने आया था कि तुरंत प्रभाव से उस पर FIR दर्ज की गई, मारपीट एक मामला सामने आया था। मैम ठीक है, सवाल ले लेते हैं ये डॉक्टर शैलेंद्र से ही। देखिए डॉक्टर शैलेंद्र, इनका सवाल सीधे तौर पर अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर है। बहुत सारी एश्योरेंस दी जाती है लोगों को, बहुत सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन कई बार लोगों को ऐसे बैड भी अनुभव होते हैं जिसकी वजह से वो आगे के लिए फिर विश्वास नहीं कर पाते हैं। आप एज अ PMO क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पर? हालांकि ये कोरोना से जुड़ा कोई सवाल नहीं है व्यवस्थाओं पर, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ इसका जवाब आप दें। देखिए मैडम, जैसे मैं सवाल उठाया है कि अस्पताल परिसर में एक डॉक्टर और मरीज की आपस में बदतमीजी हुई और हाथापाई हुई, इसका घटना का मेरे पास संज्ञान आया, और न केवल मेरे पास आया, उपायुक्त के माध्यम से भी इसकी जानकारी मेरे को मिली। और क्योंकि दोनों पक्षों ने शिकायत दी है, तो आज दोनों पक्षों की जो है वो आज सिविल सर्जन कार्यालय में जो सिविल सर्जन है उनकी उपस्थिति में उनकी जाँच हुई है, वीडियोग्राफी हुई है। क्योंकि जाँच वही है, बयान वही लिए गए हैं, तो इसमें अंतिम निर्णय जाँच समिति द्वारा के बयानों के आधार पर जो टिप्पणी दी है उसके आधार पर सिविल सर्जन द्वारा लिया जाएगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि इस समाज में इस समय हमें सबको अपने क्रोध पे अंकुश जरूर रखना है। हमें कोशिश करनी है कि हम लड़ने से थोड़ा बचें। कोरोना की महामारी के जैसे रोजगार थोड़े कम हो गए हैं और हम बिल्कुल डॉक्टर शैलेंद्र, इस पर भी मैं आपसे देखिए सवाल लेना चाहूंगी। बहुत सही आपने मुद्दा उठाया है कि लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, बहुत हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चिड़चिड़ापन महसूस करने लगे हैं, और आफ्टर कोरोना तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। तो दिमागी ये कोरोना जो आ गया है, एक तो शारीरिक कोरोना तो आया ही आया, लेकिन एक मेंटल कोरोना भी आ गया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लोग कैसे अपने आप पर नियंत्रण रखें, काबू रखें? एज अ डॉक्टर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं मानसिक कोरोना की बात करूं, जैसे आपने कहा, हालांकि ये नई टर्म है, आपने अच्छी बात की है कि अगर आपके मन पे कोई असर है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और हम पुराने समय से हम संयुक्त परिवार प्रणाली में रहे हैं। अगर हम संयुक्त परिवार प्रणाली में रहते हैं, कोशिश करते रहने की, हमारे संस्कार मजबूत हैं, हम बुजुर्गों के साथ रहते हैं, अनुभवी लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे लोगों से बातचीत करते हैं, तो आपको मानसिक यंत्रणाओं से निकलने में मदद मिलती है। ये बात आपने ठीक कही कि कोरोना का असर मन पे भी होता है, और ये इस पर बहुत निर्भर करता है आपके आजू बाजू कौन है, आपके मित्र कौन है, आपके रिश्तेदार कौन है, और आप कैसे वातावरण में रहते हैं। अब आप देखिए कि कोई बच्चा अगर सड़क पे गिर जाए और कोई आसपास ऐसा व्यक्ति खड़ा हो, यूँ भी कह सकता है अभी तो मर जाता अगर इसके नीचे आ जाता या एक्सीडेंट हो जाता। दूसरा ये भी कहता है कोई बातें जो गिरते हैं वही उठते हैं। तो दोनों की एक पॉजिटिविटी मेंटेन करने की बहुत जरूरत है। बहुत सही कह रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र, आपको निराशा के गर्त में जाने से भेज रहा है। ठीक है, हिसार से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या सवाल है आपका? सकारात्मकता की बात मैं जानना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन के बाद पोस्ट वैक्सीनेशन क्या कॉम्प्लिकेशन है जिनसे लोग इससे भाग रहे हैं दूर? वैक्सीनेशन के बाद इस तरह की चीजें ज्यादा आते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं, क्यों लोगों का झुकाव वैक्सीनेशन की तरफ नहीं हो रहा है? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है और बहुत कॉमन सवाल भी है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हैं। इसका जवाब मैं ले लेती हूँ डॉक्टर शैलेंद्र से ही। डॉक्टर शैलेंद्र, देखिए वैक्सीनेशन को लेकर लोग बहुत घबरा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आफ्टर वैक्सीनेशन किस तरीके के कॉम्प्लिकेशन आते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके के लक्षण आ रहे हैं, कई लोग बेवजह घबरा भी जाते हैं इस चीज़ को लेकर, तो उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं कैथल जिले में जहाँ PM हूँ, जिला नागरिक अस्पताल में,
ये एक ग्रामीण जिला माना जाता है हरियाणा में, और शुरू में यहाँ वैक्सीन की गति में कमी थी, ये बात निश्चित रूप से है, क्योंकि जागरूकता नहीं थी। आज की तारीख में अगर मैं अब तक का टोटल डाटा बताऊं, लगभग 4,94,000 के करीब हम लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं। तो लगभग हम 55% लोगों को, 55-57% लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं। ये इसीलिए शुरू में वैक्सीन की टीकाकरण की रफ्तार धीमी थी, लेकिन हम लोगों में जैसे जैसे जागरूकता आई है तो वैक्सीनेशन की गति बढ़ी है। हाँ, ये है क्योंकि कोरोना वैक्सीन पहली बार हो रही है। जब भी कोई चीज़ पहली बार जीवन में होती है, उसके प्रति लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं, कई तरह के भ्रम होते हैं। वो धीरे धीरे मीडिया के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा सारे दूर किए जाते हैं, और इसी का परिणाम है आज कैथल में वैक्सीन जो है वो लगभग 55 और 57% के बीच में हो गई है। और जहाँ तक इसकी बात कहूँ कि वैक्सीनेशन के बाद, मैं आपके माध्यम से जो हमारे दर्शक उनको बता दूं, जब बचपन में हमें डीपीटी का टीका लगता था या हमें बीसीजी का टीका लगता था, तो जहाँ टीका लगता था हमें थोड़ी सोजिश हो आती थी, लाली हो जाती थी, या थोड़ा बुखार भी होता था। मुझे ध्यान है जब मुझे खुद को डीपीटी का टीका लगा था तो मेरी मदर ने मुझे कोई गोली सी दी थी कि जब बुखार हुआ था, उन्होंने कहा था ये गोली का चौथा हिस्सा खा लेना आप। तो ये पहले भी होता था। और कोई भी अगर वैक्सीन अगर शरीर में जाती है और थोड़ा बहुत बुखार होता है, ये एक तरह से इस चीज़ का प्रतीक भी माना जाता है कि वो वैक्सीन प्रभावी है, क्योंकि आपके शरीर में उसका असर हो रहा है। और ये जो बुखार है ये 2 से 3 दिन तक रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये वैक्सीन का सामान्य प्रभाव है जो किसी भी वैक्सीन से हो सकता है। आप अगर हम हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन लगाते हैं, जो काला पीलिया की, उससे भी हो सकता है। ये एक आम वैक्सीन का आम प्रभाव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वैक्सीन से कोई घातक ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है। ठीक है डॉक्टर कपिल शर्मा, तो वैक्सीन आप लगवाएं, और पोस्ट वैक्सीनेशन जो आप बता रहे हैं कि नुकसान हो सकते हैं उससे, ठीक है। पोस्ट कोविड बहुत सारे इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं। हम देख रहे हैं लोगों को सिर दर्द, मेमोरी लॉस, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन दांतों से जुड़ी समस्या, क्या कोई ऐसा नया दावा, चूंकि लगातार रिसर्च आ रहे हैं, नए नए दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आप एज अ डॉक्टर, आपकी क्या ओपिनियन है कि इस कोरोना काल ने दांतों से जुड़ी समस्याओं को लेकर क्या बदलाव किया है और क्या नई दिक्कतें लोगों को आ सकती हैं, आने की संभावनाएं, चूंकि अब तीसरी लहर की आशंका, अनुमान भी जताया जा रहा है? पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें जो अमूमन हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पेशेंट जो कोविड से रिकवर होने के बाद आ रहे हैं, उनको जो बहुत कॉमन एक समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि उनको मसूड़ों में झंझनापन रहता है, झंझनाहट रहती है, और उनके मसूड़े वीक हो गए। उनको ऐसा एहसास होता रहता है कि उनको दांत दबाव नहीं ले पा रहे हैं, उनके दांत मसूड़े जो हैं वो उतने मजबूत नहीं रहे हैं जितने मजबूत पहले कोविड से पहले थे। तो ये एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन पेशेंट की जो कंप्लेन है वो जो हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रही है। तो उसके लिए हमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आपको ऐसा होने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा उन्हीं मरीजों में है जिनको कोविड से पहले भी कोई ना कोई डेंटल प्रॉब्लम मसूड़ों की रही है, और वो मसूड़ों की प्रॉब्लम कोविड की वजह से एक्सेलरेट हो जाती है। तो वो ठीक है, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। इसी बीच जींद से RS शोकन, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोकन जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी। मेरा सवाल, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम सर कम करें और फिर सवाल करें। डॉक्टर साहबान जो आते हैं यहाँ पर, ये रटी रटाई बातें आकर के बोलते हैं यहाँ कि मुझे टीवी में आज क्या बोलना है, कि मुझे आज क्या बोलना है। आपको अगर कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते? डॉक्टर आपका इलाज नहीं करता? डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन वैक्सीन के ऊपर जो रिएक्शन आता है पब्लिक के ऊपर, उसके ऊपर क्या कार्रवाई है? बहुत से लोगों को वैक्सीन को लेकर रिएक्शन पर डॉक्टर क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, डॉक्टर ये कार्रवाई तो करेंगे, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि दबाव है कि भाई आंकड़े बढ़ाने का मतलब है लगाओ, किसी को बीपी हाई है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कुछ है। देखिए, इसको लेकर लगातार साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लगातार इसको लेकर रिसर्च आ रहे हैं। आप इसको पढ़िए, इसको लेकर लगातार रिसर्च आ रहे हैं और डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। और इस शो में, चूंकि ये शो हमारा डॉक्टर्स को डेडिकेटेड है, और आप भी कोरोना काल में डॉक्टर्स की भूमिका क्या रही है आप बहुत आसानी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं, तो आप कम से कम इस पेशे पर सवाल तो ना ही उठाएं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, मैं आपका रुख करना चाहूंगी डॉक्टर कपिल शर्मा, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा।
अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो ओरल कैविटी से रिलेटेड हैं वो कम से कम हो, तो उसके लिए हमें आज ही अपनी प्रिवेंशन पे ध्यान देना होगा। हमने एक कहावत सुनी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ओरल हेल्थ इज अ मिरर ऑफ योर जनरल हेल्थ। अगर हमारी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है तो हमारी ओवरऑल जो जनरल हेल्थ है वो भी अफेक्ट होती है। और कोविड के बाद चूंकि हमारी इम्यूनिटी लेवल बहुत वीक हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी बहुत नीचे चली जाती है, तो हमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं या जो छोटे छोटे इन्फेक्शंस हैं, जो नॉर्मल ओरल माइक्रोबियल फ्लोरा है वो भी हमें घातक सिद्ध हो जाता है। किसी किसी केस में तो प्राण घातक भी हमने देखा है। जिनको ब्लैक फंगस हुआ, जिनको ब्लैक फंगस ओरल कैविटी से लेके ब्रेन तक गया या उनकी वजह से उनको डेथ हुई या कोई मोर्टेलिटी रेट आए हैं, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है। और इसका सबसे बेहतर जो उपाय है इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कि आप जैसे अभी हमारे आसपास के क्षेत्र में और अभी हमारे एरिया में जो कोविड के पेशेंट्स हैं वो लगभग ना के बराबर है या बहुत कम है। ठीक है, ठीक तो है। मैं लौटूंगी इसी सवाल के साथ। भिवानी से एक दर्शक हमारे साथ विनोद कुमार जुड़ गए हैं। विनोद जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी। मैडम जी, अभी जो कोरोना की तो तीसरी लहर आने वाली है बच्चों के अंदर, मोस्टली देखा गया है स्कूलों में बच्चा जो यूज एंड थ्रो वाला मास्क है वो एक दिन में 2 दिन लगातार उसी को लगाता रहा है। स्कूलों में जो मास्क जो बांटे गए हैं इस प्रकार के, तो उनको बताते हैं बेटा ये मास्क सिर्फ एक दिन यूज करने के लिए है, आप दोबारा नहीं करें। तो बच्चे ऐसा ना हो कि मास्क नहीं लगा रहा, तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उस मास्क को कई दिनों से यूज करता आ रहा है। ये बड़ी समस्या हो रही है आजकल। बिल्कुल विनोद जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, आपसे मैं इसका जवाब चाहूंगी। देखिए, मास्क कैसे लगाना है वो तो आपने बताया, लेकिन बहुत बड़ी उलझन ये भी है लोगों के बीच में कि मास्क का यूज रीयूज जिस तरीके से हो रहा है, चूंकि बच्चे हैं, इनोसेंट हैं, स्कूल जा रहे हैं, मास्क लगाकर जा रहे हैं एक डर के मारे, लेकिन मास्क को कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है वो नहीं जानते। देखिए, जैसे इन्होंने सवाल पूछा है कि 5 साल तक के बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है मास्क को संभालना, छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे जो हैं वो मास्क लगा सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि एक ही मास्क रोज लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक मास्क एक ही दिन के लिए होता है, वो भी 24 घंटे तो कोई स्कूलों में नहीं रहता है, तो 6 से 8 घंटे के लिए आपने मास्क का प्रयोग करना है। लेकिन इसके लिए मेरा फिर दर्शकों से आग्रह है कि मास्क लगाने का जो मैंने तरीका बताया उस तरीके को जरूर उसका अनुसरण करें। अगर उस तरीके के मुताबिक नहीं लगाएंगे तो मास्क लगाने का कोई लाभ नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने नहीं लगाया है। इसके अलावा जैसे ये मास्क मैंने बताया लगाने का तरीका, आपने जब भी इसको उतारना है, ये जो साथ में इसके थ्रेड है जो इससे पकड़ के लगाना है, साथ में आपने इसके आगे हाथ नहीं लगाना, जो कई बार लोग ऐसे हाथ लगा रहे होते हैं। तो सही तरीके से लगाना, सही तरीके से पकड़ना और सही तरीके से उतारना, ये बहुत जरूरी है मास्क लगाने के लिए। और मास्क एक दिन में एक ही बार प्रयोग करना है, उस मास्क का दोबारा प्रयोग नहीं करना है। 3 परतों वाला मास्क प्रयोग करना है, जिसे त्रिपर्ती मास्क कहते हैं, और मास्क को उसको फेंक देना है। सबसे अगर आप कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं जो अच्छे कपड़े का है, जो कि थोड़ा मोटा कपड़ा है, तो आपने अपने 5 दिन के मास्क बनवाने हैं। कलर से बनवा सकते हैं या दिन लिख सकते हैं। तो आपने एक का प्रयोग किया, उसे धोया, उसको अपने टांग दिया, फिर मंगलवार का प्रयोग किया, बुधवार प्रयोग किया, ऐसे आप दिन करके 7 दिन का बनवा के ऐसे कर सकते हैं। और जब फिर दोबारा नंबर आए तो सोमवार से दोबारा शुरू कर सकते हैं। और आपने उसको धूप में आपने जैसे सुखा लिया, जैसे तो आपने एक दिन में, मेरे दर्शकों को निवेदन है, एक ही मास्क यूज करना है। खासतौर पे ये जो डिस्पोजेबल मास्क आए हैं वो उनका लक्ष्य भी यही है, उनका उद्देश्य भी यही है कि आप एक दिन में एक यूज करें, अन्यथा जो सारी कवायद है कोरोना से रोकने की वो हमारी व्यर्थ हो जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। डॉक्टर कपिल शर्मा, आप कुछ उपायों का जिक्र कर रहे थे, मैं चाहती हूँ आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। उपायों में हमें आज जैसे जितनी भी रिसर्च आई है ओरल कैविटी से रिलेटेड कि किस तरीके से हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से बच सकते हैं, किस तरह से हम कोविड के इन्फेक्शन से बच सकते हैं, उसके लिए प्रोफाइलेक्टिक माउथ वॉश हम यूज कर सकते हैं। जैसे रिसर्च ने साबित किया है कि बीटाडिन गार्गल और जो क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश है, अगर हम उसको सुबह शाम रेगुलर करते हैं तो कोविड का इन्फेक्शन या तो हमें लगभग ना के बराबर होगा या कोई बहुत ज्यादा असरदायक नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे ही कोविड का वायरस जो है वो क्लोरहेक्सिडिन या बीटाडिन के कांटेक्ट में आता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है। तो जब तक वो अंदर जाए उसी दौरान अगर हम कोविड के इन्फेक्शन के दौरान अगर गार्गल करते हैं या क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश करते हैं तो उसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा। एक चीज
दूसरी चीज कि हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको नहीं भूलना है, चाहे कितने भी मैन्यूवर्स आ जाए, कितनी भी रिसर्च आ जाए, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल दृढ़ता से पालन करना होगा। हैंड सैनिटाइजेशन पे काम करना होगा। जैसे अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो हमें ना केवल ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें मास्क से या उनके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए या उनके हैंड सैनिटाइजेशन पे वर्क करे, ये माता पिता की भी नैतिक जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चे को घर से स्कूल जाने से पहले उनको ये चीजों का सख्ती से पालन कराए, उनको समझाए उनकी क्या जरूरत है और ये क्यों जरूरी है। अगर बच्चों को जो माँ बाप कहेंगे तो बच्चा उसको बहुत ज्यादा रिचुअल्स के साथ फॉलो कर पाएगा, क्योंकि वही चीज अगर उसको स्कूल में भी रीइंफोर्स हो रही है तो उसके दिमाग में छप जाएगा कि उसको इन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करना है, ना कि उसे दाएं बाएं करना है। ठीक है, भिवानी से विनोद कुमार एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से विनोद जी, क्या सवाल है आपका? मैडम जी, जैसे स्कूलों में ग्रांट जारी की गई थी हरियाणा सरकार द्वारा बच्चों के मास्क और सैनिटाइजर वगैरह के लिए, जो सैनिटाइजर वगैरह जो मास्क आए हुए हैं वो बता रहा था मैं कि बिल्कुल ही लो क्वालिटी के, पता नहीं वो कामयाब है कि नहीं, दवाई वो मास्क कामयाब है कि नहीं। थोड़ा अगर वो चेक हो जाएंगे अच्छी क्वालिटी के हैं तो बच्चों को वितरित किया जाए, नहीं तो उनको वापस भिजवा के अच्छी क्वालिटी के मंगवाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, मास्क की क्वालिटी को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, आप इसका जवाब देंगे, क्योंकि मास्क कैसे पहनना है, कैसे उसको यूज़ करना है, इन तमाम पहलुओं पर हमने बात की है। लेकिन देखिए, मास्क एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है हमारे पास, तो ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है मास्क की क्वालिटी को लेकर। हालांकि इसको लेकर हम पहले बातें करते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को हम कुछ इन्फॉर्मेटिव इसके बारे में बताएं। हाँ, देखिए मैडम, जैसे इन्होंने मास्क के बारे में कहा है, ये तो मैंने आपको इनको बताया था कि मास्क किस क्वालिटी का हो। ये हो आप उन्होंने कहाँ से खरीदे हैं ये कहना मुश्किल है, उसकी गुणवत्ता क्या थी, लेकिन निश्चित रूप से अच्छे मास्क खरीदे जाने चाहिए। मैंने इसलिए बताया था ट्रिपल लेयर्ड मास्क, ये त्रिप्रति मास्क कहते हैं, वो सबसे बढ़िया मास्क होते हैं। मेरे लिए कहना मुश्किल है कि वहाँ उस स्कूल की जिसका जिक्र कर रहे हैं हमारे आपके दर्शक के, वो मास्क किस स्तर का गया होगा। तो त्रिप्रति मास्क लगाएं और लगाएं बहुत बेहतर तरीके से, नहीं तो इसका कोई लाभ नहीं है। अगर आपने समुचित तरीके से मास्क लगाया, जैसे मैंने अभी करके भी दिखाया था, प्रैक्टिकली मैंने क्रियात्मक रूप से आपको बताया था दर्शकों को कि मास्क कैसे लगाएं। अगर नहीं लगा रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं है, और आपने लगाया नहीं लगाया तो कोई लाभ नहीं है। और यही सबसे एक, जैसे आजकल कोरोना वैक्सीनेशन की बात हो रही है, ये भी उसका तरीका है। अगर आपने वैक्सीनेशन करवा लिया लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं तो आप कोरोना के प्रकोप में तो हैं, उसकी जद में तो हैं, उसके खतरे की। तो आपने, ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, मास्क जरूर लगाना है, त्रिप्रति मास्क लगाना है, जिस तरीके से मैंने कहा उस तरीके से लगाना है। जब उतारना है तो साथ वाली जो ये है इसको पकड़ के उतारना है, आगे हाथ नहीं लगाना है, दिन में एक बार प्रयोग करना है। आपने बार बार बीच बीच में न्यूनतम 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर हाथ धोने हैं, और 2 गज की सामाजिक दूरी रखनी है। एक सामाजिक दूरी है, हम इसको ये भी कह सकते हैं, एक तरह की कोरोना से बचने के लिए एक सम्मानजनक दूरी भी है। तो जब हम इन चारों कदमों का पालन करेंगे, टेस्ट, इसके अलावा हम टेस्ट कराएंगे, ट्रैक करेंगे, ट्रीट करेंगे, और चौथा टीकाकरण, ये 4 टी हैं। अगर हम इन चारों टी का पालन करेंगे तो हम सब में कोरोना से लड़ने का टैलेंट आ जाएगा। बिल्कुल, ये अच्छा फॉर्मूला आपने दिया है। तो कैथल से एक दर्शक हमारे साथ डॉक्टर साहब वेदपाल जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। वेदपाल जी, क्या सवाल है आपका? सर, ये है कि जैसे हम अभी सुन रहे हैं कि जिसने दोनों डोज लगवा चुकी है, कि दोनों डोज लगने के बाद जब हमारी हार्ड इम्यूनिटी बनना शुरू हो जाती है, ये मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी हार्ड इम्यूनिटी बन चुकी है? ये इसका कोई पर्टिकुलर टेस्ट होता है, या हम कैसे मानने की हमारी बन गई है या नहीं बनी? ठीक है, डॉक्टर शैलेंद्र, इसका जवाब देंगे आप? हाँ, जैसे आपने हार्ड इम्यूनिटी का जिक्र किया, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका काफ़ी मीडिया में काफ़ी आ रहा है और हमने बुक्स में भी पढ़ा है। हार्ड इम्यूनिटी का अर्थ ये है कि जब एक समाज में रहने वाली 80% आबादी को टीकाकरण हो जाता है तो बाकी 20% लोग भी उस बीमारी के प्रकोप से बच जाते हैं। यानी कि सामूहिक जो आपकी उसकी प्रतिरोधी क्षमता है वो डेवलप हो जाती है, वो विकसित हो जाती है, और आप उसके प्रकोप से बच जाते हैं। लेकिन इसको जानने का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। ये सरकार के आंकड़े बताएंगे कि कब उसने समाज की 80% आबादी को इसमें आपने कवर कर लिया।
और उसके परिणाम भी फिर सामने आएंगे कि कम लोगों पर असर होगा, कम लोग प्रभावित होंगे और हम कोरोना के प्रकोप से बच जाएंगे। लेकिन हाँ, कोई इसका फार्मूला है वो ऐसा कोई इसका लिखा लिखा रटा रटा कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कपिल शर्मा, आपका रुख करना चाहूँगी। देखिए, कोरोना काल में बहुत सारी नई बीमारियां आई, नई भी हम नहीं कहेंगे, जैसे ब्लैक फंगस है, येलो फंगस, वाइट फंगस, बीमारियां पहले से ही थी लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा सुनने में आई कोरोना काल में। अगर हम इसके दांतों पर प्रभाव को देखते हैं या मुंह पर इसके प्रभाव को देखते हैं तो उसको लेकर आप क्या राय लेना चाहेंगे? जो भी पेशेंट जो है रिकवर हो चुके हैं उनको आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? अगर जिनको ब्लैक फंगस हुआ है और वो ब्लैक फंगस होने के बाद उनका जो भी ऑपरेटिव प्रोसीजर हुआ है तो उससे उस ऑपरेटिव प्रोसीजर में से मायूस होने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। अगर उनको कोई मैक्सिलेक्टमी हुई है, पार्शियल हुई है या कंप्लीट मैक्सिलेक्टमी हुई है तो बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं ताकि उनकी डे टू डे रूटीन लाइफ जो है, खाना पीना चबाना जो है वो रिस्टोर किया जा सके, ऑब्जर्वेटर्स बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको मायूस होना है। हाँ, कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी है। हाँ, हम सबने देखा है कि जो ब्लैक फंगस का जो मोर्टेलिटी रेट है, हमारे डॉक्टर्स ने जो बहुत बढ़िया तरीके से उसको संभाला, उससे मोर्टेलिटी रेट बहुत कम रहा। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। अगर कोई बीमारी आई है उसका इलाज भी संभव है। अगर हम बीमारी से बचना चाहते हैं तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को का पालन करना ही होगा। बिल्कुल। इसी बीच कैथल से वेदपाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेदपाल जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा ये सवाल है, जैसे हमने और हमारी पूरी सभी फैमिली मेंबर ने दोनों डोज लगवा चुके हैं और ये कहते हैं जी उसके बाद हार्ड इम्यूनिटी बनना शुरू हो जाती है या कुछ दिन में बन जाती है। मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी? चलिए, वही इसी सवाल का जवाब अभी डॉक्टर शैलेंद्र दे चुके हैं। उससे पहले इसी सवाल का जवाब हमने दिया है। डॉक्टर शैलेंद्र। हाँ, जैसे अभी मैंने दर्शक ने सवाल पूछा था कि हर्ड इम्यूनिटी का पता कैसे चलेगा, इसका कोई ऐसा फार्मूला नहीं है या ऐसा कोई इसका तरीका नहीं है जानने का। ये सरकार के आंकड़े आएंगे जब एक समाज की 80% आबादी को कोई वैक्सीन लग जाती है। उस वैक्सीन के परिणाम स्वरूप जो सामूहिक डेवलप होती है प्रतिरोधी क्षमता, वो बाकी 20% आबादी को भी उस बीमारी से बचाती है। तो ये सरकार के आंकड़े जब आ जाएंगे 80% हो गया, तब हम कह सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। जी बिल्कुल। डॉक्टर शैलेंद्र, देखिए, पोस्ट कोविड हमने बहुत सारे इम्पैक्ट्स का यहाँ पर जिक्र किया भी, लेकिन फिर भी लोग कोरोना से के पेशेंट बनने के बाद कई महीनों तक उससे रिकवर नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? कैसी डाइट रखें, कैसा अपना रूटीन रखें ताकि वो जल्द से जल्द इससे बाहर आ पाएँ? देखिए, हमारे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री खुद कोरोना से पीड़ित हुए। आप देखिए, वेदांता में रहे दाखिल वो, और पीजीआई रोहतक में रहे। अभी 3 दिन पहले पीजीआई चंडीगढ़ में दाखिल थे। और कुछ बीमारियां, उनको मधुमेह की तकलीफ है, उच्च रक्तचाप की तकलीफ है, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर वो पहले भी हराने में सफल हुए। अब दोबारा थोड़े बीमार हुए तो पीजीआई से वो ठीक हो घर आए, वहाँ भी काम करते रहे। तो मेरा जनता से निवेदन है, आपके माध्यम से दर्शकों से निवेदन है कि कोरोना नामक बीमारी के बाद होने वाले जो उसके प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ लोगों के अंदर सूंघने की शक्ति या टेस्ट की शक्ति, स्वाद की शक्ति कम हो गई, कुछ में याददाश्त का थोड़ा फर्क पड़ा, और कुछ कहने लगे शरीर में दर्द रहने लग गया, कुछ कहने लगे शरीर में सुन्नपना आने लग गया या कीड़ियाँ काटने लग गई। ये इसके हो सकते हैं पोस्ट कोविड इफेक्ट। इनको ध्यान में रखते जब इसके सर्वेक्षण आए, इसके परिणाम आए, तो हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से हर जिला नागरिक अस्पताल में एक पोस्ट कोविड सेंटर शुरू किया है जिसका नाम उमंग है। उससे पूरी एक टीम है जिसमें यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, योगा, फिजियोथेरेपिस्ट और हमारे अंग्रेजी जो एलोपैथी के डॉक्टर वो बैठते हैं, ताकि जिस पैथी में जिसका विश्वास हो या जिस पैथी से, जिस पद्धति से वो ठीक हो सकता हो, उसके इंतजाम किए गए हैं। तो मेरी जनता से ये अपील है, जैसे जिला नागरिक अस्पताल में भी हमने उमंग सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ आएँ और राज्य सरकार द्वारा दी गई उन सुविधाओं का लाभ उठाएं, तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे। और मेरी जनता से आपके माध्यम से एक अपील है कि जिंदगी में अगर आप जीतना चाहते हो, उसके लिए जिद होनी चाहिए। हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब आप नहीं डरेंगे तभी कोरोना से और कोरोना के बाद में होने वाले पोस्ट कोविड दुष्प्रभाव से बच पाएंगे।
ठीक है डॉक्टर कपिल, आपका रुख कर लेती हूँ मैं। देखिए, ओरल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, सबको पता है, लेकिन कोरोना काल में बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोग जो हैं वो अनअवेयर तो पहले से ही थे, अब चूंकि वो इन कॉम्प्लिकेशंस को नहीं जानते हैं कि किस तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कब लोगों को अपना रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, चूँकि बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो अपना रेगुलर चेकअप ही नहीं करवाते, और ओरल हेल्थ की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये राय देना चाहूँगा कि हमें हर इंसान 6 महीने के अंदर अपना रेगुलर डेंटल चेकअप कराना चाहिए। जो भी उनके फैमिली डेंटिस्ट हैं उनके पास जाए और रेगुलर डेंटल चेकअप करवाएं। और रही बात हमारी जनरल हेल्थ की, तो हमें एक बार अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप साल में एक बार करवाना चाहिए। जैसे अगर मैं मेरे पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप साल में कोई भी 2 दिन चुन सकते हैं, अपनी बर्थ डेट चुन सकते हैं और न्यू ईयर चुन सकते हैं। अगर आपका नियर बाय आता है तो आप 1 जनवरी और 1 जुलाई ये चुन सकते हैं। आप इनको फिक्स कर लीजिए कि आपको, जैसे हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, स्कूल में बच्चों की फीस पे करते हैं, ऐसे ही हम अपने रेगुलर चेकअप के लिए भी डेट फिक्स करें और अपने रेगुलर चेकअप के लिए जाएं, ताकि हमारी वो डे टू डे रूटीन और हमारी नेचर हैबिट में इनकॉर्पोरेट हो जाए, ताकि हमारी अगली जनरेशन में भी एक हेल्दी ओरल कैविटी का संचार कर सके। ठीक है, कुरुक्षेत्र से एक दर्शक हमारे साथ सरिता जुड़ गई हैं। सरिता जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, अगर वो वैक्सीनेटेड होती हैं तो वो तुरंत अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं या 1-2 दिन बाद पिलाएं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। मैं डॉक्टर शैलेंद्र से इसका जवाब ले लेती हूँ। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उसको लेकर सवाल है कि क्या वो वैक्सीनेशन के तुरंत बाद अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं या उनके लिए सेफ रहेगा या नहीं? डॉक्टर शैलेंद्र। देखिए, वैक्सीनेशन के बारे में जो अब नवीनतम आंकड़े हैं उसमें ये है कि स्तनपान करने वाले में ये बिल्कुल सुरक्षित है। तो जितने भी स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं उनको डरना नहीं है। ये दूध में नहीं जाता है और आपको बीमारी से बचाता है। जब आप बीमारी से जब महिलाएं जो नई माँ बनी हैं वो अपने आप को कोरोना का टीका लगवाएंगी और इससे बचेंगी, तो जब उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होगी तो वो उससे बचेंगी, तो उससे उनके बच्चे की भी थोड़ा बचने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो आपने डरना नहीं है, निश्चिंत होकर आपने जो जितनी दूध पिलाने वाली औरतें हैं वो अपने नवजात बच्चों को दूध पिलाएं और कोरोना से बचाव का टीकाकरण। बिल्कुल डॉक्टर, इससे जुड़ा एक और सवाल है। कुछ लोगों की ये भी दुविधा होती है। इसके साथ साथ मैं ऐड कर दूं जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। इसमें मेरा एक और मैं जनता को बता दूं, जैसे हमारे जिले नागरिक अस्पताल में लगभग 2500 से 3000 लोग रोज ओपीडी में आते हैं और लगभग 200 मरीज हमारे 303 मरीज तक दाखिल होते हैं। तो उनमें भी लोगों के अंदर जो है जो गर्भवती औरतें आती हैं, गायनी में हमारे यहाँ रहती हैं, तो हमारे एक बेड पे बेड फुल रहते हैं। तो उस समय तो वार्ड में जाके भी ये जागरूक करता हूँ कि जो गर्भवती औरतें हैं वो भी टीका लगवाएं। उनका इसका प्रभाव ये सर्वेक्षणों में, कई रिपोर्ट्स में ये डॉक्यूमेंट है। जितनी भी गर्भवती औरतें हैं, जितनी भी स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं, माताएं, जो बहनें हैं हमारी, वो इसका जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे डरे नहीं और इसका टीकाकरण जरूर करवाएं। डॉक्टर शैलेंद्र, क्या खास ख्याल प्रेग्नेंट महिलाओं को इस कोरोना काल में रखना चाहिए? क्योंकि ऐसे सवाल काफ़ी महिलाओं के हमारे पास आते हैं, वो प्रेग्नेंट हैं, क्या वो वैक्सीनेशन करवाएं या नहीं? इस सवाल का जवाब आपने बहुत अच्छे से दे दिया, लेकिन और क्या लोगों को यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है? देखिए मैडम, मैं अभी कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि केरल में कोरोना का विस्फोट हो गया है। जहां हमारे देश में कोरोना की जो संक्रमण दर है वो 2% है, वहाँ 20% तक पहुंच गई है। अगर हम इसकी तह में जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो अभी हमारे देश में कुछ त्यौहार आने वाले हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है, फिर दीपावली का त्यौहार आने वाला है। हमारे ये ऐसे त्यौहार हैं जिनको पूरा देश श्रद्धा और आस्था से मनाता है। लेकिन हमने इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना कहीं हमारे जीवन की लील ना ले, हमारे जीवन में हमारे कष्ट पैदा ना कर दे। और जो केरल में भी ये आया, मैं बता रहा था कि वहाँ जो दर है, वहाँ 100 अगर मरीजों की टेस्ट हो रहे हैं तो 20% जो हैं वो इसके कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ जब पहली बार केस बढ़े 2020 में, तब ओणम का त्यौहार आया था।
उसके बाद अप्रैल के महीने में विधानसभा चुनाव आए, 2021 की बात है ये। उसके बाद तीसरी बार जो है जुलाई के महीने में ईद आई। उसके बाद अब ओणम का त्यौहार अगस्त केरल में चल रहा है, जो बड़े आस्था से मनाया जाता है। और हम त्योहारों को ध्यान आस्था में इतने तल्लीन, इतने लीन हो जाते हैं कि हम जो सावधानियां रखनी है कोरोना से बचने के लिए उसको भूल जाते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। त्योहारों का सीजन आ रहा है और ऐसे में लोगों को बहुत सजग और सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका अनुमान साफ तौर पर जता दिया गया है। लगातार वैज्ञानिक यही दावा कर रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी और खतरनाक तरीके से आने की संभावना भी नजर आ रही है। तो हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर कपिल, आप ओरल हेल्थ को लेकर हम देखिए लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो कि नशा करते हैं वो काफी हाई रिस्क में पड़ रहे हैं कोरोना काल में। उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम देखिए, जो लोग नशे का सेवन करते हैं, चाहे वो तंबाकू करते हैं, चाहे वो स्मोकिंग करते हैं या और भी किसी तरह का नशा करते हैं, उनको सबसे ज्यादा अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर उनकी तंबाकू के सेवन की वजह से अगर उनकी ओरल कैविटी जो है बीमार है, अगर उनकी स्मोकिंग की वजह से उनकी ओरल कैविटी बीमार है, तो उनको अगर भगवान ना करे कोविड होता है तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाते हैं। तो मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर वो किसी भी तरह का नशा करते हैं, चाहे वो तंबाकू लेते हैं, चाहे वो स्मोकिंग करते हैं, एनी टाइप ऑफ स्मोकिंग, चाहे वो कोई भी स्मोकिंग कर रहे हैं, वो उनके लिए खतरनाक है, घातक है। चाहे गाँव के लोग हुक्का पीते हैं, एक ही गाँव में अमूमन देखने में आता है एक ही हुक्के से 10 लोग सेवन कर रहे होते हैं। तो उस हुक्के से अगर किसी को मान लो कोविड है तो वो कोविड के इन्फेक्शन के चांसेस कई गुना बढ़ा देता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसपे बिल्कुल देखिए, और हुक्का हरियाणा में बहुत ज्यादा प्रचलित भी है। तो जो भी गांव चौपाल में बैठकर हुक्का पीते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी आप डॉक्टर कपिल दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत सारे सवाल कोरोना से जुड़े आए, उन सवालों के जवाबों पर हमने चर्चा भी की, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में आपका सजग और सचेत रहना, क्योंकि दूसरे राज्यों में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं वैसी स्थिति हरियाणा में पैदा ना हो और देश भर में आंकड़े ना बढ़ें, इसके लिए आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसी के साथ हेलो डॉक्टर में इतना ही। नमस्कार।